हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 44 के बारे में। और दोस्तों, यह जो सीरीज है हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को पढ़ते हैं और 10 प्रश्नों के आधार पर उससे संबंधित 100 से अधिक प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। और यह सीरीज आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, वीडियो बीपीडीओ सहित 854 पदों और कनिष्ठ सहायक के 746 पदों, वैयक्तिक सहायक, पटवारी, पुलिस तथा आगामी यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को सीरियसली करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, तो यह सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने इससे पहले के 43 पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन के साथ में आपको जितनी भी एडिशनल जानकारियां बताई जाती हैं, वो भी आपको जरूर करने की कोशिश करनी है। तो आज हमारा 44 पार्ट है। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स फरवरी माह की वीडियो भी हमारे द्वारा प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी गई है। आप फरवरी माह की करंट अफेयर की वीडियो को भी जरूर देख लें। और मैराथन क्लास और काफ़ी सारी क्लासेज है हमारे चैनल पे, आप उनको भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि सभी तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच पाएं और ये इंपॉर्टेंट जानकारियां भी पहुंच पाएं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकृति का स्वर्ग कहा जाने वाला द्रौपदी का डांडा किस जनपद में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। द्रौपदी का डांडा किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसे द्रौपदी का डांडा दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी डांडे या इसी पर्वत से होकर के पांडव लोग स्वर्ग लोक की ओर को गए थे। इसी कारण यह द्रौपदी का डांडा काफी महत्वपूर्ण है। इसे ही प्रकृति का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये द्रौपदी का डांडा तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी द्रौपदी के डांडे के पास में दो हमारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी स्थित हैं। एक है डोकरियानी ग्लेशियर या हिमनद, और दूसरा है दोस्तों क्या, रतनवन ग्लेशियर या रतनवन हिमनद। ये दोनों ही आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। द्रौपदी का डांडा कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे प्रकृति का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ में डोकरियानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? ये भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और रतनवन हिमनद या रतनवन ग्लेशियर भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और ये डोकरवानी ग्लेशियर और रतनवन ग्लेशियर के बारे में दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ये द्रौपदी का डांडा पहाड़ी पर ही स्थित हैं। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट करने हैं। अब ग्लेशियरों की बात आई है तो एक और ग्लेशियर जो काफी महत्वपूर्ण है उत्तरकाशी का, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कीर्ति ग्लेशियर। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ पड़ता है भैया दोस्तों? ये भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। तो चलिए, अब उत्तरकाशी की बात आई तो उत्तरकाशी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तरकाशी से संबंधित फैक्ट के बारे में, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद की स्थापना होती है। उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है दोस्तों क्या? बाड़ाहाट। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है प्रश्न की, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम था? उत्तरकाशी का। इसके साथ साथ सौम्य काशी, सौम्य वाराणसी नाम से भी उत्तरकाशी को ही जाना जाता है। और उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और किस पर्वत के? वरुणावत पर्वत की तलहटी पर हमारा उत्तरकाशी जनपद स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ कुछ अन्य फैक्टर देखिए। चमोली जनपद की स्थापना भी 24 फरवरी 1960 को ही हुई थी, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना दोस्तों 15 सितंबर या 18 सितंबर 1997 को मानी जाती है। कहीं कहीं 16 सितंबर भी दिया गया है, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी। और 1840 में दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तरकाशी में ही दोस्तों भगवान विश्वनाथ का मंदिर स्थित है। और जनक ताल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में ही स्थित है। उत्तरकाशी को ही उत्तर का काशी भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे दोस्तों, उत्तर का काशी किसका प्राचीन नाम है पूछा जाएगा, तो उत्तर का काशी प्राचीन नाम है उत्तर काशी का। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, तो भिवांडेश्वर मंदिर पड़ता है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में, द्वाराहाट के पास में, उसे उत्तराखंड में उत्तर का काशी कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर को बात करते हैं। किसके द्वारा राजी जनजाति को अदृश्य का सौदागर कहा गया था? एटकिंसन, मजूमदार, बदियत पांडे या फिर शिव प्रसाद डबराल जी। और यह प्रश्न दोस्तों हमारा काफी महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम्स की दृष्टि से। तो राजी जनजाति को अदृश्य का सौदागर कहा था मजूमदार जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब राजी जनजाति की बात आई है तो राजी जनजाति का पोस्टमार्टम करना तो बनता ही है। आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड में हमारी मुख्यतः 5 जनजातियां हैं जिन्हें जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? 1967 में राजी जनजाति को, या उत्तराखंड की सभी अन्य 5 जनजातियों को 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। राजी जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी है। यानी कि आप कह सकते हैं उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति या उत्तराखंड की सबसे कम अविकसित जनसंख्या वाली जनजाति भी राजी जनजाति ही है।
राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जनपद में निवास करती है? तो मुख्यतः यह पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है और सबसे कम ये जनसंख्या है। और यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, वो हो जाएगी दोस्तों हमारी क्या, थारू जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये किरात या कोलों के वंशज माने जाते हैं और ये दोस्तों खुद अपने आप को ये राजपूत बताते हैं। यानी कि कुछ राज्यों के बारे में कहा जाता है कि अस्कोट के चंद्रवंशी शासक की संतान थे, ऐसा भी कहा जाता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये किरात वंश के या कोल वंश से इनका उद्भव हुआ है राजी जनजाति का। ठीक है, राजी को ही दोस्तों बंदरौत, बंदराउत, बंदरावत और जंगल के राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। याद आपको रखना है कि राजी को ही क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को बंदरौत, बंदराउत, बंदरावत और जंगल के राजा भी दोस्तों राजी जनजाति को ही कहा जाता है। सर्वाधिक यह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है, उसके बाद चंपावत में भी निवास करती है और नैनीताल में भी निवास करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजी जनजाति की भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, ये मुंडा भाषा, मुंडा भाषा बोलते हैं राजी जनजाति के लोग। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसी के साथ साथ दोस्तों राजी जनजाति के आवास स्थल क्या कहलाते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो रौत्युड़ा क्या कहलाते हैं, रौत्युड़ा राजी जनजाति के आवास स्थल कहलाते हैं। राजी जनजाति दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि राजी जनजाति ना तो देखिए ना तो ये खेती करते हैं, ना ही व्यापार करते हैं, ना ही पंचायती राज, ना कर्मकांड, इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ये फेमस है दोस्तों क्यों, अपने मूक विनिमय व्यापार के लिए। ठीक है, यानी कि अदृश्य विनिमय व्यापार के लिए हमारी राजी जनजाति प्रसिद्ध मानी जाती है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि मूक विनिमय व्यापार या अदृश्य विनिमय व्यापार के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है, वो है दोस्तों क्या, राजी जनजाति। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, मुंडा भाषा ये मुख्यतः बोलते हैं। मुंडा के साथ साथ दोस्तों कुमाऊनी भाषा का भी ये कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। 1 से 2 पॉइंट आप यहाँ से और निवार कर सकते हैं कि इनके आवास स्थलों को रौत्युड़ा कहा जाता है। अधिकतर ये कहाँ, जंगलों में ही निवास करते हैं। अब इनमें दोस्तों वधु मूल्य का प्रचलन है। ठीक है, तो वधु मूल्य के प्रचलन हेतु भी हमारी राजी जनजाति प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी कि विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर रहने लगता है, किसमें, राजी जनजाति के अंतर्गत। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें विवाह विच्छेद पुनर्विवाह के लिए स्त्री व पुरुष को भी समान अधिकार माने जाते हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है दोस्तों, तो बागनाथ देवता क्या है, राजी जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। कौन, बागनाथ देवता। इसी के साथ साथ मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल और नंदा देवी भी इनके कुछ प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों राजी जनजाति में मृतकों को गाड़ने और जलाने की परंपरा नहीं है। ठीक है, इसमें जिस भी स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस स्थान पर उसके बाद में कोई भी नहीं रहता है, ऐसा इनके बारे में पहले कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर दोस्तों अब इनको गाड़ने वालने की व्यवस्था भी या जलाने की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों राजी जनजाति विशेष अवसरों पर थड़िया नृत्य करती है। कौन सी नृत्य करती है राजी जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। तो थड़िया नृत्य करते हैं। कौन सा दोस्तों, थड़िया नृत्य करते हैं। ठीक है, और इनमें सगोत्र विवाह होता है। क्या, सगोत्र विवाह होता है। घर जमाई बनने की परंपरा इसमें मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, इनके 2 प्रमुख त्योहार हैं दोस्तों, कौन से, एक है कर्क संक्रांति और दूसरा है मकर संक्रांति। याद रखना आपको, कर्क संक्रांति यानी कि कारक त्योहार और मकर संक्रांति यानी कि मकरा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो राजी जनजाति ये दोनों त्योहार हमारी मनाती है। इसी के साथ साथ इसमें दोस्तों तड़ुआ विवाह का प्रचलन है। क्या, तड़ुआ विवाह का प्रचलन भी राजी जनजाति में ही है। और इसी के साथ साथ ये किरात वंश या कोल वंश के माने जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, खुद को ये दोस्तों मानते हैं क्या, राजपूत मानते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक इनसे कहते हैं कि ये किरात या कोलों के वंशज रहे होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इनमें पलायन विवाह की जो प्रथा है वह भी प्रचलित मानी जाती है और विवाह के पूर्व इसमें सांग जांकी और पिंठा संस्कार आदि चीजें भी प्रयुक्त कराई जाती हैं। मुख्यतः जो ये राजी जनजाति दोस्तों यह हिंदू धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। और काष्ठ कला में निपुण माना जाता है किसे, राजी जनजाति को। मुख्यतः यह काष्ठ कला का ही कार्य करती है और अदृश्य व्यापार या मूक व्यापार के कारण प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों। क्या, यह राजी जनजाति। देखिए दोस्तों 2 टर्म आते हैं, एक आता है मूक व्यापार और दूसरा आता है मौन व्यापार। अगर मूक आएगा, मूक यानी कि चुपचाप से छुप छुप के जो व्यापार होता है वो होता है राजी जनजाति में। और मौन व्यापार आएगा या जहां पर मौन रहा जाता है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, भोटिया जनजाति में होती है मौन व्यापार की प्रथा। तो ये दोनों थोड़ा सा सिम्टम है, इनको आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ अदर फैक्ट के बारे में। किसने कहा था, मजूमदार ने कहा था। देखिए मूक या अदृश्य विनिमय व्यापार के कारण प्रसिद्ध है। प्रमुख देवता है बागनाथ, मूलतः पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। त्योहार इनके कारक संक्रांति और मकर संक्रांति और काष्ठ कला में निपुण होते हैं। कौन, राजी जनजाति के लोग। ठीक है, और मुख्यतः इन्हें किरात वंशी या कोल वंशी भी माना गया है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था। अपने आपको ये दोस्तों कभी कभी राजपूत भी बताते
है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट करने काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये सभी पॉइंट। और झूम कृषि हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है क्या? हमारी राजी जनजाति। वैसे तो बहुत कम कृषि करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में फिर अब थोड़ी बहुत कृषि ये करने लग गए हैं। तो राजी जनजाति का पोस्टमार्टम बिल्कुल हो गया दोस्तों। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और गोरी अट्ठावली दोस्तों, गोरी अट्ठावली प्रथा या गोरी अट्ठावली नृत्य जो हमारा त्योहार है वो भी किसमें मनाया जाता है? राजी जनजाति में ही मनाया जाता है। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है और काफी अच्छा और उत्कृष्ट लेवल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्वतों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही रहेगा। और दोस्तों यह प्रश्न आपसे अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने पर्वतों के संदर्भ में पूछा है, हो सकता है एग्जामिनर तालों के संदर्भ में पूछ ले, हो सकता है एग्जामिनर ग्लेशियरों के संबंध में पूछ ले, या हो सकता है एग्जामिनर जिलों के संबंध में पूछ ले, या ये भी हो सकता है दोस्तों एग्जामिनर दर्रों के संबंध में पूछ ले। पश्चिम से पूर्व पूछ ले, या पूर्व से पश्चिम पूछ ले, उत्तर से दक्षिण पूछ ले, और दक्षिण से उत्तर पूछ ले। इस प्रकार के प्रश्न करना अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो जब भी आप कुछ भी चीज पढ़ें तो मैप से दोस्तों उसको जरूर पढ़ें, और मैप के आधार पर आप ये अनुमान जरूर लगाएं कि कैसे वो प्रश्न सॉल्व आउट किया जाएगा। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रकार का एक प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी बस दोस्तों एक ही ट्रिक है कि आपको उत्तराखंड का मैप याद रखना है, और उत्तराखंड के मैप में आपको याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर को मुझे जाना है, या पश्चिम से पूर्व की ओर के जाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर को जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर को जाना है। ठीक है, तो मैप के आधार पर यह प्रश्न हमारे होते हैं। तो देखिए प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में से पर्वतों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा। अब देखिए उत्तराखंड का मैप आपको बताइए कि कुछ आयताकार आकृति का है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऊपर रहता है उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी के बाद में यहाँ पर को हमारा चमोली जनपद आता है, और चमोली के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ जनपद आता है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पर्वतों का पश्चिम से पूर्व की ओर को सही क्रम क्या हो गया। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, तो पश्चिम से पूर्व का मतलब क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व आप ये कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे पश्चिम से पूर्व में, और यहीं आपसे पूर्व से पश्चिम कहा जाता है, तो आप इसका उल्टा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यहां से उल्टा। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व आपको समझ में आ गया। ऐसे उत्तर से दक्षिण कहा जाता है तो ऊपर से नीचे को आते हैं, और दक्षिण से उत्तर कहा जाता है तो नीचे से ऊपर को आते हैं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। तो प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? पर्वतों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? ऑप्शन है बंदरपूछ, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, नंदा देवी, ऐसे और ऑप्शन भी हमारे नीचे दिए गए। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत सरल होते हैं, बस आपको क्या करना है इसमें याद रखना है कि कौन सा जिला कहाँ है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए बंदरपूछ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, ये कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ है? यह उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में स्थित है। चौखंबा ग्लेशियर चमोली में है, कामेट पर्वत भी चमोली में है, नंदा देवी पर्वत भी चमोली में है, और यहाँ पर आप एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए पंचाचूली। तो पंचाचूली पर्वत कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये मैं आपको सिक्वेंसली बता रहा हूँ। अब देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या पूछा गया है, तो आप उत्तराखंड का मैप देखिए, उसमें देखिए पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। देखिए सबसे पश्चिम में हमारा मतलब इस क्रम के अनुसार उत्तरकाशी सबसे पश्चिम में आ जाएगा, फिर क्या आएगा? चमोली आएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? पिथौरागढ़ आएगा। यानी कि ये क्रम होगा। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हमारा उत्तरकाशी है, फिर उसके बगल में यहाँ पे आ जाता है क्या? चमोली, और उसके बगल में नीचे यहाँ पे आ जाता है क्या? पिथौरागढ़। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम। बाकी ऑप्शन सम्मिलित क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए गंगोत्री ग्लेशियर हमारा कहाँ है? ये सभी को पता है, उत्तरकाशी में। केदारनाथ ग्लेशियर दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में स्थित है। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर भी हमारा चमोली में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में स्थित है, दूनागिरी हमारा चमोली में स्थित है, तो ये सीक्वेंस हमारा पश्चिम से पूर्व के सीक्वेंस पे गलत हो जाता है। ऐसे तीसरा ऑप्शन भी देखिए चौखंबा, कामेट, बंदरपूछ, ये बंदरपूछ हमारा पीछे हो गया, तो ये सबसे उत्तर में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका वैसे दोस्तों राइट आंसर होगा। आपको बस जिलों के हिसाब से करना है कि उत्तरकाशी हो गया, फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे चमोली में, उसके बाद में आप उसके बगल में आ जाएंगे पिथौरागढ़ में। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पड़ेंगे, और दोस्तों काफी अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पड़ेंगे। और अभी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि पर्वतों के आधार पर बताया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पर्वतों के आधार पर ही यह प्रश्न पूछा था। लेकिन इस प्रश्न को दोस्तों आगे अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से क्या हुआ है, ग्लेशियर कैसे, तालों के क्रम में पूछ लेगा, या अलग मतलब किसी भी फॉर्मेट में आपसे इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अब अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें हमारे दो आंसर मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि शायद ऑप्शन बनाने में कोई गलती हो गई है। ये ऑप्शन बी भी दोस्तों इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तरकाशी सबसे उत्तर में है, केदारनाथ दोस्तों ये गंगोत्री उत्तरकाशी में है, केदारनाथ हमारा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में है, दूनागिरी भी चमोली में है, कामेट भी चमोली में है, नंदा देवी भी चमोली में है, और चौखंबा पर्वत भी हमारा क्या है दोस्तों फिर चमोली में ही स्थित है। तो आप ये ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है तो फिर यहाँ से ऐसे उल्टा वाला क्रम होता है। ठीक है, जबकि हमारा ऑप्शन सी सुमेलित क्यों नहीं है? क्योंकि गंगोत्री हमारा कहाँ है दोस्तों? गंगोत्री वाला ये उत्तरकाशी में है,
फिर देखिए केदारनाथ, चौखंबा, कामेर, नंदा देवी, ये तो चलो चमोली हो गया। बंदरपुर फिर उत्तरकाशी में, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो पश्चिम से पूर्व पूछा गया तो आपको याद रखना है सबसे पहले उत्तरकाशी का आएगा, उत्तरकाशी के बाद में अगर रुद्रप्रयाग का दिया तो रुद्रप्रयाग का आ जाएगा, उसके बाद में आगे आ जाएगा आपका चमोली का, फिर आ जाएगा पिथौरागढ़ का, या उसके बीच में बागेश्वर का। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जिलों के संदर्भ में। अगर आपको ये पता है कि कौन सा ग्लेशियर हमारा किस या कौन सा पर्वत हमारा किस जनपद में स्थित है, उसके आधार पर आप ये प्रश्न को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसमें से सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों थोड़ा सा सावधानी से आपको करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। वैसे ऑप्शन नंबर ए इसमें दोस्तों एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही, अगर आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि रामताल गार्डन उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है रामताल गार्डन। और रामताल गार्डन क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? शहीद वीर केसरी चंद मेले के नाम से प्रसिद्ध है क्या हमारा रामताल गार्डन। और यह देहरादून के चक्राता क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। चक्राता को दोस्तों क्या पहाड़ों का राजा कहा जाता है, चक्राता को। और चक्राता के पास में एक स्थान है क्या, चौलीथात, चौलीथात। तो इसी चौलीथात में स्थित है दोस्तों क्या हमारा रामताल गार्डन। और इसी चौलीथात में प्रतिवर्ष दोस्तों 3 मई को शहीद वीर केसरी चंद की याद में मेला लगता है। तो वीर केसरी चंद मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? चौलीथात चक्राता के पास में देहरादून जनपद में किया जाता है। कब किया जाता है? 3 मई को किया जाता है। क्योंकि जो ये केसरी चंद थे दोस्तों, यह आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और इम्फाल के मोर्चे पर पुल को क्षतिग्रस्त करने के दौरान पकड़े गए और 3 मई 1945 को इन्हें दिल्ली में फांसी की सजा सुनाई गई। इसी कारण दोस्तों इनकी ही स्मृति में प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात नामक एरिया में चक्राता के पास में जो पड़ता है वहां पर वीर शहीद केसरी चंद मेले का आयोजन भी किया जाता है। कहां पे? देहरादून में, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको रामताल गार्डन से याद रखने हैं। कहां पड़ता है? देहरादून के चक्राता के आसपास में, चक्राता के आसपास में चौलीथात में। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वीर केसरी चंद मेला ये भी चक्राता के चौलीथात में ही लगता है। और कब लगता है? 3 मई को लगता है, ठीक है। और आजाद हिंद फौज के सदस्य थे कौन? वीर केसरी चंद, जिन्हें 3 मई 1945 को दिल्ली में फांसी हुई थी। इसी कारण 3 मई को इनकी स्मृति में मेले का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, कि ट्रेल पास दर्रे को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एतवाल, या बछेंद्री पाल, या फिर लता बिष्ट। तो ट्रेल पास दर्रा सबसे पहले बात आती है कि किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के मध्य में स्थित दोस्तों क्या ट्रेल पास दर्रा। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से उत्तराखंड के किस दर्रे की खोज एक कुमाऊं कविस्तर के द्वारा की गई थी? तो ट्रेल पास दर्रा दोस्तों, इसकी खोज किसने करी थी? ट्रेल के द्वारा इस दर्रे की खोज की गई थी। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और 1830 के आसपास में ट्रेल के द्वारा ट्रेल पास दर्रे की खोज की गई थी। और कमिश्नर के आधार पर जिस दर्रे की खोज करी होता ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कमिश्नर ट्रेल जो कि उत्तराखंड के वास्तविक प्रथम मतलब दूसरे कमिश्नर के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रथम कौन थे? ई गार्डनर थे। दूसरे कौन थे? हमारे कमिश्नर ट्रेल साहब थे। अब यही पूछा गया है कि ट्रेल पास दर्रे को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी दोस्तों कौन? लता बिष्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लता बिष्ट के द्वारा 1994 में दोस्तों यह ट्रेल पास दर्रे की चढ़ाई की गई थी। और यह ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है और ट्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब आगे कुछ और पॉइंट फैक्ट भी है, उनको भी पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। देखिए कि बछेंद्री पाल जी के बारे में जान लेते हैं कि बछेंद्री पाल जिनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से ही है। और यह विश्व की 5वीं महिला तथा भारत देश की प्रथम महिला पर्वतारोही थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह कब किया? 23 मई या 24 मई 1984 को इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह किया गया था। तो प्रश्न ये काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में भी पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला या प्रथम उत्तराखंड की महिला कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल। कब किया था? 24 मई या 23 मई 1984 को इनके द्वारा एवरेस्ट को फतह किया गया था। संबंध है इनका पर्वतारोहण से। ऐसे चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध भी दोस्तों किससे है? पर्वतारोहण से ही है। इनको माउंटेन गोट नाम से भी जाना जाता है। और 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हर्षवंती बिष्ट को दोस्तों 1981 में अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हर्षवंती बिष्ट का संबंध भी कहां से है दोस्तों? इनका संबंध भी पर्वतारोहण से ही माना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों छठा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वीरांगना की मृत्यु को उत्तराखंड के इतिहास में महाकलंक बताया गया है? तो तीलू रौतेली की मृत्यु को दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में महाकलंक बताया गया है। तीलू रौतेली जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका मूल नाम था दोस्तों क्या? तिलोत्तमा देवी, तिलोत्तमा देवी। और इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी या जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, गढ़वाल की झांसी की रानी कौन? तिलू रौतेली। जॉन ऑफ आर्क नाम से किसे जाना जाता है? तिलू रौतेली को ही जाना जाता है। और तिलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है? 8 अगस्त को तिलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। काफी कम उम्र में दोस्तों 15 वर्ष से इन्होंने युद्ध लड़ना शुरू किया था। और कत्यूरियों के साथ इन्होंने लगातार 7 वर्षों तक युद्ध किए थे ऐसा माना जाता है। और 7 वर्षों में 7 युद्ध इनके द्वारा किए गए थे। इसी कारण इन्हें गढ़वाल की
मतलब इन्हें जॉन ऑफ आर्क और गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। मूल नाम इनका तिलोत्तमी देवी था। तिलु रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली, बिंदुली, ठीक है। और इनकी मृत्यु को उत्तराखंड के इतिहास में महाकलंक क्यों बताया गया दोस्तों? क्योंकि तिलु रौतेली जब कत्यूरियों को उनके गढ़ सरायखेत या जितने भी गढ़ थे, कत्यूरियों के 7 गढ़ लगभग लगभग थे, उन 7 गढ़ों पर कत्यूरियों को हरा कर आ रही थी, तो उसी के बाद में पूर्वी नयार नदी के किनारे जब तिलु रौतेली रात को स्नान कर रही थी, तो एक कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने पीछे से तिलु रौतेली की पेट पे चाकू घोंस दिया और उनकी मृत्यु कर दी थी। इसी कारण इस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में महाकलंक बताया गया है कि एक औरत की मृत्यु एक पुरुष के द्वारा पीछे से चाकू गोपर की गई। इसी कारण इस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में महाकलंक बताया गया है। अब तिलु रौतेली जी की बात आती है तो तिलु रौतेली से 2 प्रश्न हमारे बनते हैं कि जब तिलु रौतेली जी का शासन चल रहा था या तिलु रौतेली जी ने युद्ध लड़े, उस टाइम पे कुमाऊं का राजा कौन था? तो कुमाऊं का राजा था दोस्तों कौन? बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। और गढ़वाल का राजा कौन था? वो था फतेहपति शाह, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। आप गढ़वाल के राजा में कहीं कहीं आप मानसा को भी देखेंगे इसके समय पे, लेकिन एक्चुअलिटी में फतेहपति शाह इस टाइम पे गढ़वाल का राजा था। और किसके द्वारा तिलु रौतेली की हत्या करी गई थी? तो कत्यूरी सैनिक था कौन दोस्तों? रामू रजवार, रामू रजवार। और कहां पर करी थी? पूर्वी नयार नदी के किनारे। इतने पॉइंट आपको तिलु रौतेली से जाए जिसे याद रखने हैं, ठीक है। इतने पॉइंट, ठीक है। और नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों किसे? कर्णावती को, कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी जिया रानी आपको बताइए, कत्यूरियों की रानी जिया रानी, कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी भी कभी कभी इन्हें कहा जाता है। माता नंदा के बाद में इनका ही अधिष्ठात्री देवी के रूप में नाम आता है। ब्रह्मदेव की पत्नी बताई जाती है कौन? जिया रानी, ठीक है। ऐसे बिस्नी देवी शाह जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला बनी कौन? बिस्नी देवी शाह। देखिए आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं कि गढ़वाल की झांसी की रानी या जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तिलु रौतेली जी को ही कहा जाता है। तिलोत्तमा देवी इनका मूल नाम था। 15 से 22 वर्ष की आयु में इन्होंने 7 वर्ष युद्ध लड़े थे। और तिलु रौतेली जयंती भी 8 अगस्त को मनाई जाती है। तिलु रौतेली पुरस्कार दोस्तों महिलाओं को दिए जाते हैं उत्तराखंड में। इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। और इनका स्मारक कहाँ है? तिलु रौतेली स्मारक कहाँ स्थित है? वर्तमान में बीरूखाल में स्थित है। और इनकी हत्या कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा पूर्वी नयार नदी के किनारे चाकू घोंपकर की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कौन सा? 7वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास अगर आपको पढ़ना है ना, तो इससे पहले कि आप मैराथन क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने पूरा कुमाऊं रेजिमेंट का पोस्टमार्टम कराया हुआ है, इसलिए यहां पर मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं। तो भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं सेना को, ठीक है। अब कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1813 में मूल रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। अब कहीं कहीं किताबों में आप 1788 भी देखते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब दिया गया था? तो 27 अक्टूबर 1945 को इसे मूलतः कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया था। इसका मुख्यालय इस टाइम पे दोस्तों कहां स्थित था? आगरा में स्थित था। उसके बाद में मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय दोस्तों आगरा से कहां स्थानांतरित किया गया? रानीखेत स्थानांतरित किया गया। और वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां स्थित है? वह रानीखेत में ही स्थित है 1948 से लेकर अभी तक। और कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है कालिका माता की जय या जय हाट कालिका माता। और इनका आदर्श वाक्य है क्या? पराक्रमे विजयते। स्थापना याद रखना 1813। 1813 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1788। और 1788 और 1813 दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो फिर से क्या? 27 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया कब? मई 1948 में। जरूरी आपको याद रखना है। इसकी वर्तमान में 21 बटालियन है और इनका मार्च सॉन्ग है बेड़ूपा को बारमासा, ठीक है। और इनकी आराध्यता देवी है हाट कालिका माता। इनकी 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। और बाकी चीजें आपको पढ़नी है इनके बारे में तो पीछे मैं आपको मैराथन क्लास में बता चुका हूं या इसी पोस्टमार्टम क्लासेज में बता चुका हूं। तो वही लिखा गया है। कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे प्राचीन बटालियन कौन सी है? फोर्थ कुमाऊं, फोर्थ कुमाऊं। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1813। और कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। और कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए, जिसमें जनरल SM श्री नागेश जी का नाम है, जनरल KS मिथैया जी हैं और जनरल TN रैना जी का नाम आता है। आगे प्रश्न है दोस्तों हमारा 8वां कि वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। तो ये स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। क्या? वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है, ठीक है। ये तो दोस्तों वृद्ध भुवनेश्वर था। अगर आपसे पूछता है कि वृद्ध जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्ध जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? अल्मोड़ा में। जागेश्वर मंदिर और वृद्ध जागेश्वर मंदिर दोनों अल्मोड़ा में ही स्थित हैं। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। आप पिथौरागढ़ में स्थित है तो पिथौरागढ़ से संबंधित कुछ और फैक्ट बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में राकेश ताल या महेश्वर ताल कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ में ही स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ के ही चलिए कुछ अन्य मंदिरों के बारे में आप बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए
राकस ताल पिथौरागढ़ में है, महेश्वर ताल भी दोस्तों पिथौरागढ़ में है, और पार्वती ताल या पार्वती कुंड भी दोस्तों कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, बाकी मलईनाथ या श्रीकोट मंदिर ये भी दोस्तों उत्तर पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। हमोली हासालो महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जाता है। बागू उडियार भी दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। शंकराचार्य शक्तिपीठ भी पिथौरागढ़ में स्थित है। गबलादेव महोत्सव जो कि दारमा घाटी धारचूला में मनाया जाता है, ये भी दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद का ही एक प्रमुख महोत्सव भी है। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। इसी कारण 24 फरवरी को पिथौरागढ़ जनपद स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इतने पॉइंट आपको फिलहाल पिथौरागढ़ जनपद से याद रखने हैं। प्रश्न था वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर, ये भी दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ में ही स्थित है। इसी के साथ साथ कई अन्य मंदिर भी हमारा पिथौरागढ़ में स्थित माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार किसकी पुस्तक है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार किसकी पुस्तक है, तो यह है दोस्तों उमा दत्त शर्मा जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन, उमा दत्त शर्मा, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार। अब देखिए दोस्तों, आर्यस्टोलिया जी की पुस्तकों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक, और इनकी एक फाउंडर्स एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक भी है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट इनकी पुस्तक है आर्यस्टोलिया की। पटवारी घराट एवं चाय भी आर्यस्टोलिया जी की पुस्तक है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात आती है राहुल सांकतन जी की भी एक पुस्तक है दोस्तों, क्या, जौनसार देहरादून। क्या, जौनसार देहरादून पुस्तक किसकी है, वो है राहुल सांकरन जी की। ठीक है, और हिमालय परिचय भाग 1 और हिमालय परिचय भाग 2 ये पुस्तक भी इसकी है। ये भी दोस्तों राहुल सांकरन जी की ही पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। अगला दोस्तों कौन है, जयपाल सिंह राणा, इनकी भी एक पुस्तक है जौनसार के ऊपर ही लिखी हुई, वो है जौनसार बाबर दर्शन। जौनसार बाबर दर्शन। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। क्या, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी उमा दत्त शर्मा की, जयपाल सिंह राणा जी की पुस्तक है जौनसार बाबर दर्शन, और राहुल सांकरन जी की पुस्तक है जौनसार देहरादून। राहुल सांकरन जी की दो अन्य पुस्तकें भी है, हिमालय परिचय भाग 1 और हिमालय परिचय भाग 2। अब यहीं से दोस्तों 1 से 2 पुस्तकें और है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राहुल सांकरन जौनसार देहरादून पुस्तक के लेखक, और जयपाल सिंह राणा देहरादून स्थित जौनसार बाबर दर्शन के लेखक भी हैं। इसी के साथ 1-2 प्रश्न और है कि दोस्तों सेंट्रल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है MSS रावत। सेंट्रल हिमालय पुस्तक के लेखक है। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक तो वह है यशोधर मठपाल जी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हिमालय के खस पुस्तक किसकी है, वो है DD शर्मा जी की। और एक और पुस्तक का नाम आप नोट कर लीजिएगा कि मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण आचार्य धर्मानंद जी के द्वारा कराया गया था। इतने पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों है आज का लास्ट क्वेश्चन, आप इसे कहेंगे कि मैसी साहू, ह्यूब देवबा, शिरोमणि जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे। अच्छा प्रश्न दोस्तों, उद्योतचंद, रुद्रचंद, भारतीचंद या फिर ज्ञानचंद। तो मैसी साहू, ह्यू देवबा और शिरोमणि जोशी उद्योतचंद के सेनापति थे। किसके दोस्तों, उद्योतचंद के सेनापति थे। और इसी उद्योतचंद को दोस्तों उदुआ नाम से भी जाना जाता है। क्या, उदुआ, और तपस्वी राजा, चंद्र राजवंश में तपस्वी राजा या उदुआ नाम से भी उद्योतचंद को ही जाना जाता था। और इसी उद्योतचंद के द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा में तल्ला महल का किला बनाया गया था। किसका, तल्ला महल का किला बनाया गया था। किसका पुत्र था उद्योतचंद, बाज बहादुर चंद का ये पुत्र था भाई। किसका, बाज बहादुर चंद का। और इसी के द्वारा, इसी के सेनापति थे मैसी साहू, ह्यूब देवबा और शिरोमणि जोशी। अब तल्ला महल किले का निर्माण उद्योतचंद के द्वारा किया गया, कहां पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों उद्योतचंद के द्वारा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अल्मोड़ा, पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा, और उद्यान चंदेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, और शुक्रेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा या सोमेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा, इनका भी निर्माण कराया गया था। क्या, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अल्मोड़ा, सोमेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा, पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा और शुक्रेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा, इन सभी मंदिरों का निर्माण उद्योत चंद के द्वारा ही कराया गया था, जो कि चंद्र राजवंश का 51वां राजा था। कौन सा दोस्तों, 51वां राजा था ये चंद्र राजवंश का। 1678 में गद्दी पर बैठा था और 1698 तक के गद्दी में विराजमान रहा था। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों डोटी पर भी आक्रमण किया गया। ठीक है, और डोटी को इसके द्वारा हरा दिया गया, और डोटी में जाकर इसने डोटी का एक गढ़ अजमेरगढ़ जीता था, और खैरागढ़ भी दोस्तों इसी ने जीता था। इसी कारण यह डोटी के राजाओं के साथ बाद में खैरागढ़ की संधि करता है उद्योतचंद, और जो उस टाइम पे देवपाल थे डोटी के राजा, उनके मध्य में संधि होती। क्या, खैरागढ़ की संधि, जो कि 1688 के आसपास होती है। अजमेरगढ़ जो कि हमारा मुख्यतः डोटियों का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी उद्योतचंद के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। और इसी उपलक्ष्य में उसने बाद में लक्ष्य दीपावली नामक पर्व भी मनाया था। इसी के साथ साथ दोस्तों इसका एक भरन मुआवनी ताम्रपत्र भी मिला है। किसका, उद्योतचंद का। ठीक है, ह्यू देवबा इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था, और शिरोमणि जोशी भी इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया। बाकी
उद्योगचंद ने देवपाल को हराया था जब इसने डोटी पर आक्रमण किया। इसने गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह पर भी आक्रमण किया और बधानगढ़ भी आक्रमण किया कुछ टाइम तक। यह उस बधानगढ़ को जीतने में भी सफल रहा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ से बनता है दोस्तों कि चांदपुरगढ़ को किसके द्वारा जीता गया सबसे पहले, कि चांदपुरगढ़ को भी सबसे पहले चंद राजवंश के उद्योगचंद के द्वारा जीता गया था। ठीक है, उद्योगचंद का सेनापति इस टाइम पे कौन था? मैसी साहू, जिसके इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये मैसी साहू की मृत्यु किसमें हुई? वही दोस्तों बधानगढ़ आक्रमण पे हुई, या गढ़वाल आक्रमण पे मैसी साहू की मृत्यु हो गई। और वहीं ह्यू देवबा जो था उसकी मृत्यु डोटी आक्रमण के समय पे हो गई थी। ठीक है, बाकी शिरोमणि जोशी इसके एक अन्य क्या थे? सेनापति थे। इतने पॉइंट आपको दोस्तों उद्योगचंद से याद रखने हैं। और इनके द्वारा कई ज्योतिषियों, विद्वानों और विद्वांसी अपने राज्य में बुलाए गए और फलदार वृक्ष लगवाए गए, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। इसी कारण इन्हें एक तपस्वी राजा की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, बाद में इनका पुत्र होता है कौन? ज्ञानचंद। तो इतने पॉइंट आपको उद्योगचंद से डायरेक्टली याद रखने हैं। परमार राजवंश के ये 51 राजा थे। खैरागढ़ की संधि करते हैं, अजमेरगढ़ को जीतते हैं, लक्ष्मी दीपावली नामक पर्व मनाते हैं। 3 इनके सेनापति थे और इन्हें धाई माता बीमारी का उल्लेख मिलता है इनके बारे में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अल्मोड़ा का निर्माण कराया, पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा का निर्माण कराया, उद्योगचंदेश्वर मंदिर अल्मोड़ा का निर्माण कराया, शुक्रेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा का निर्माण कराया। और इसी के साथ साथ तराई में आमों का बगीचा लगाने का श्रेय भी उद्योगचंद जी को ही जाता है। और कई वर्षों तक इन्होंने नेपाल को भी डोटी तक आक्रमण किया। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ। इतने पॉइंट आपको उद्योगचंद से याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 1678 से लेकर 1698 तक ये राजा बना। 1698 में यह बधानगढ़ पर आक्रमण किया और इस लड़ाई में इसका वीर सेनापति मैसी साहू मारा गया। तो मैसी साहू बधानगढ़ के आक्रमण पर मारा गया। ऐसे ही खैड़ीगढ़ की संधि 1688 में करता है देवपाल के साथ में। ठीक है, और इसी के साथ में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, शुक्रेश्वर महादेव मंदिर आदि का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उद्योगचंद के द्वारा ही किया गया था। इतने पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का आपका दोस्तों आप होमवर्क का क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन फाइबर कहाँ स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली या फिर नैनीताल? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना जरूरी है दोस्तों, कि मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से दोस्तों अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके वो दूं। अब आप इस नॉलेज को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कितना सीरियसली ले रहे हैं। और अगर आप दोस्तों सीरियसली लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको इन प्रश्नों से सफलता एग्जाम में जरूर मिलेगी। एग्जाम का लेवल कितना ही हार्ड क्यों ना रहे, यहाँ पर हम हर चीज को बिल्कुल परफेक्टली कवर अप करते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको शेयर जरूर करें यार दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग वीडियो देखने ही नहीं आएंगे, आप लोग वीडियोस को शेयर ही नहीं करेंगे, वीडियो बनाने में मजा ही नहीं आएगा, व्यूज ही नहीं आएंगे, तो फिर आपको बताइए कि थोड़ा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है, फिर वीडियो बनाना बंद हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको चाहिए तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाना है दोस्तों, ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें इस चैनल के माध्यम से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।